अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, कल 1 साल 5 माह बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी जमानत पर जेल से रिहा हो गए। अब उन पर इल्जाम था कि उन्होंने हाजियों को लूटा। ताहम तकरीबन 1.5 साल गुजरने के बावजूद उन पर एक इल्जाम भी दुरुस्त साबित नहीं हो सका और ना ही एक ढेला किसी से बरामद हुआ। मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पिछले बरस पाकिस्तान से जाने वाले हाजियों के साथ कुछ नहीं हुआ। हकायक क्या है? इससे हटकर पिछले बरस 15 अप्रैल जनाब हामिद सईद काज़मी ने अडियाला जेल से इस प्रोग्राम के सीनियर प्रोड्यूसर सैयद इमरान शफकत को एक खत लिखा। पहले वो मुलाहिजा कीजिए। क्रॉस फायर में आग बुझाने का काम अगर हो सकता हो तो जरा मेरी हालत जार पर भी नजर डाल लीजिए। करप्शन के मुख्तलिफ केसेस में तफ्तीशी टीम बदलने की शिकायतें तो आम हैं, लेकिन मेरे खिलाफ दुश्मनी के अंदाज में तफ्तीश के बावजूद सबूत के नाम पर एक पुर्जा तक नहीं मिला। हद तो यह है कि इल्जाम लगाने वाले गुज़िश्ता साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में झूठे साबित हो चुके। अगर फिर भी आप चाहें तो आजम खान स्वाति और उमर खान अली शराजी को अपने प्रोग्राम में बुलाकर सिर्फ इतना पूछ लें कि हामिद सईद काज़मी के खिलाफ कोई सबूत हो तो मीडिया पर पेश करो। वो जो कुछ कहें आप खुद और किसी भी काज़मी साहब का ये खत हमें 15 अप्रैल को मौसूल हुआ और कल ही वो जमानत पर रहा हो गए। हमारा मुल्क भी अजीब है नाज़रीन। अगर कोई कहे कि यहाँ हर कोई ईमानदारी के वजह में सर धुनता है तो गलत, और अगर कोई ये दावा करे कि यहाँ मेरिट का राज है, अकरबा परवरी यतीम है, इबाद इखलाकी को कोई मुंह नहीं लगाता तो भी गलत। मगर क्या किया जाए कि इस सब के बावजूद कोई कानून की गिरफ्त में नहीं आता। कोई वफाकी वजीर करप्शन का पैसा वापस करके भी शुरफा की सफ में शामिल है। कहीं किसी के घर से किराए के बिजली घरों की मद में लूटे गए 4 अरब बरामद होते हैं और ताजे शाही भी वहीं पाया जाता है। कहीं कोई महज एक इल्जाम की बुनियाद पर जेल में महीनों बंद रहता है तो कहीं एक मुल्जिम पर तफ्तीश का दरवाजा सिर्फ महज इसलिए बंद कर दिया जाता है कि वो एक बड़े बाप का बेटा है। यानी कि हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली वो है कि जहां करप्शन इतनी ठोस काज़मी साहब हमारा साथ दे रहे हैं। जफर अली शाह साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से ही मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और एहसन रशीद साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। काज़मी साहब आप ही से आगाज करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुबारक हो, फाइनली आप जमानत पर रिहा हो गए 1 साल 5 महीने बाद। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं कि 1.5 साल लग गया आपको जमानत पर रिहा होने के लिए? देखिए, गुजारिश है कि जैसे अभी आपने मेरा खत पढ़ के सुनाया कि जब मेरी गिरफ्तारी से पहले मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाले झूठे साबित हो गए थे तो फिर मेरे वारंट इशू क्यों हुए? जो चीज़ें हाईलाइट की गई, जिन चीज़ों को मेरी करप्शन के सबूत के तौर पर पेश किया गया, अब मैं आपसे शिकायत करूं अगर मीडिया के हवाले से कि जनाब मीडिया पर मेरे मकान को दिखाया गया कि करप्शन के पैसे से 9 तामीर शुदा महल, हालांकि वो सन 1999 से तामीर होना शुरू हुआ था, 5-7 साल में उसकी तामीर मुकम्मल हुई। 2006 में मैं उसमें रिहाइश पजीर हो गया इलेक्शन से पहले, और मुल्तान के वो सहाफ़ी जो उस मकान में, उस मेरे घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के ऊपर भी गौर करेंगे, मगर मीडिया ने तो अब्दुल कादिर गिलानी की करोड़ों की जीप भी दिखाई, फिर उसके असासे भी दिखाया जो इलेक्शन कमीशन में थे। मीडिया ने तो अरसलान इफ्तिखार का भी लाइफस्टाइल दिखाया, उनके वालिद का भी, उनके पहले का भी लाइफस्टाइल, और उसके बारे में भी जिक्र किया। मीडिया ने तो फिर आके मखदूम अमीन फहीम के हवाले से भी बताया कि कितने पैसे उनकी किटी से वापस ले लिए गए हैं, मगर वो फिर भी खुले फिर रहे हैं। मीडिया ने तो राजा परवेज अशरफ के रेंटल पावर प्लांट्स का भी बड़ा जिक्र किया, आज वो हमारे वजीर आजम बने बैठे हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ काज़मी साहब कि आप किसको, मेरे पास आपका खत और दस्तावेज और भी मौजूद हैं, मैं अभी और बताऊंगी, मगर अभी आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं जो आपके साथ हुई है?
मैं ये अर्ज करूंगा कि देखिए, जिम्मेदार मैं उस वक्त ठहरा हूं जबकि जैसे मैंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था और सबूत के बावजूद मैं इतना अरसा असीरी में गुजारे हैं, जबान खोलूं तो ये मुझे जेब नहीं देता। अच्छा, फिर मैं आपको कोट करती हूँ, मैं आपको कोट करती हूँ काज़मी साहब, आपने अपने लेटर में ये भी लिखा, जो आपने जवाब भी दाखिल कराया, कि FIA के 2 अहलकार बशर्ते राजदारी ये बताते हैं कि हमने जो है वो जो कुछ भी किया वो सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर की वजह से किया। तो मुझे एक बात बता दीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था तो अब्दुल कादिर गिलानी ने क्यों नहीं जेल की सलाखें देखी? और FIA का हेड कौन है, रहमान मलिक, वो रेंटल पावर में तो कुछ करता नहीं है, वो आके NICL में तो उनका अदारा कुछ करता नहीं है, तो आप ही के पीछे ने FIA को खुला छोड़ दिया। मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि मैंने जब ये जो बात कही है वो FIA के अहलकारों की जबान से, ये मेरा व्यू नहीं है। ये जो बात मुझे बताई गई, जब मैंने उनसे बार बार ये सवाल किया कि भाई बताइए, मेरे खिलाफ जब आप देख रहे हैं कोई सबूत नहीं है, जब आपको ये नजर आ रहा है कि मेरा फॉरेन करेंसी अकाउंट आप हाईलाइट कर रहे हैं, जबकि उसको अदालत ने खुद रिलीज कर दिया और ये कहकर रिलीज किया कि इसका कोई ताल्लुक बनता ही नहीं करप्शन से, क्योंकि इस दौरान इसमें कोई एक पैसा जमा ही नहीं हुआ और जो भी लीगल ट्रांजैक्शन थी वो लीगल थी और मेरे भाई ने भेजी थी, तो आपने इन चीजों को जो बिल्कुल फेक थी, जो गलत थी, इस तरह क्यों हाईलाइट की? तो उन्होंने एक जस्टिफिकेशन ये पेश करने की कोशिश की। अब वो किस हद तक जायज है, वो वाकई कोर्ट का प्रेशर था या कोई और प्रेशर था या किसी ने मुझसे कोई जाती दुश्मनी निकाली है? कुछ लोग फिरकावारियत के हवाले से बात करते हैं, यानी इतने। अब मैं क्या करूं? अब इल्जाम मैं देने लगूं बगैर सबूत के, या मेरे पास कोई सबूत हो तो जाहिर है कि मैं खामोश नहीं रह सकता। जिस तरह मैंने खामोशी से वक्त गुजारा है वो सब्र और हौसले से, ये तो अल्लाह ने सब्र दिया मुझे, लेकिन अगर मेरे पास कोई सबूत होता तो जैसे मैं पहले से कह रहा हूं कि आदमी किसी की खातिर जान तो दे सकता है, हो सकता है, लेकिन इज्जत की कुर्बानी नहीं दे सकता। एहसन रशीद साहब, क्या बात है जी? लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब तक हुकूमत प्रोसिक्यूट नहीं करेगी तो अदालतें तो कोई फैसला नहीं कर सकती। ये हुकूमत का काम है, प्रोसिक्यूशन का काम है कि वो डिटेल्स लेके अदालत के पास जाए कि ये क्राइम हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर ये इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते प्रॉपरली तो अदालतें क्या करेंगी? हुकूमत तो अदालत को ऐसे जा रहा है लगने के अरसलान साहब की नहीं होगी, तो ये कानून यहाँ पे सिर्फ गरीब के और कमजोर के लिए रह गया पाकिस्तान में। तो ऐसे तो ये पाकिस्तान नहीं चलेगा। मगर मुझे फिर भी नहीं समझ आती, एक बात मुझे समझा दीजिए। सही है, आप कह रहे हैं कि कमजोर के लिए कानून है, शायद हमारा सबसे बड़ा फेलियर ही एज अ सिस्टम ये है, मगर क्या बात है कि देखिए, काज़मी साहब की शायद इतने ताल्लुकात ना हो उनकी लीडरशिप के साथ कि उन पर रहम नहीं आया इनको और इन्हें इतनी देर इन्हें जेल में रखा। मुझे नहीं इल्म के वहां पे करप्शन इन्होंने की या नहीं की। अकोमोडेशन मक्के में, मदीने में, उस पर कमीशन ली जाती है। वहाँ के जो होते हैं मौलम, उनसे कमीशन ली जाती है जिनके हवाले हाजी किए जाते हैं। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2010 के हज में 30-40 हज़ार हाजियों को बहुत मुश्किलात देखनी पड़ी, या ना अहली थी इनकी या फिर करप्शन हुई होगी। लेकिन अगर हुकूमत प्रोसिक्यूट न करे, इन्वेस्टिगेट न करे सही तरीके से, तो किसी को सजा मिल ही नहीं सकती। नहीं, यही तो सवाल है काज़मी साहब। आज अब एक छोटा सा वक्फा लूंगी, फिर आपसे यही सवाल करूंगी। आपने 2 जगह अपने दस्तावेज में जवाब में ये लिखा है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। किसने आपके खिलाफ साजिश की है? अगर आपके खिलाफ बकौल आपके अदालत ने साजिश की है तो अदालत को आपसे क्या दुश्मनी? और क्या ये वक्त आज नहीं है? क्या आप बेहतरीन केस नहीं है कि आप खड़े होकर बताएं कि पाकिस्तान में कॉन्टैक्ट्स, या जिस तरह इन्होंने बात की कि शायद आपकी वो दोस्तियां नहीं होंगी, वो कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे, शायद पाकिस्तान में इन चीज़ों के बगैर, पैसे के बगैर कोई काम वाकई नहीं होता। एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किसने ये साजिश की।
ये नहीं कह रहे कि पिछले साल 2010 में जो है वो हमारे हाजी लूटे नहीं गए थे, उनके साथ नाइंसाफी नहीं हुई थी या पूरी दुनिया में हमने अपना मजाक नहीं उड़वाया था, मगर ये जरूर कह रहे हैं कि 1 साल 5 कोई सबूत हामिद सईद काज़मी के खिलाफ नहीं मिला। काज़मी साहब, अगेन आपकी जानिब आती हूँ, हरगिज कोई अभी नहीं, हम पोजीशन में है, किसी ना कोई और है, अपनी सफाई या अपनी इनोसेंस तो आप खुद ही डिक्लेयर कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, वहां पे साबित कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो अभी साबित होना है, तफ्तीश जारी है। मगर काज़मी साहब, मुझे एक बात समझा दीजिए, आप में और राजा परवेज अशरफ में क्या फर्क है? देखिए, बात यह है कि मैं इस फर्क के हवाले से तो बात क्या करूंगा। मैं अभी कल रिहा हुआ हूं और बहुत सी चीजें अभी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये जो दोस्तों ने बातें की हैं इसमें 1-2 बातें ऐसी हैं जिसकी वजाहत मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है। जैसे एक बात ये कही गई कि जी जब तक प्रोसिक्यूशन सही नहीं होगी, गवाह नहीं होंगे तो सजा नहीं दी जा सकती। यही बात ये तखरीबकारों और दहशतगर्दों के हवाले से भी बात की जाती है कि उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं होते। तो मैं तो इतने अरसे से ये चीख रहा हूं कि मेरे खिलाफ कोई गवाह और कोई सबूत नहीं है, तो मुझे 1.5 साल से सिर्फ जमानत पर छोड़ा गया है, वो भी अब बमुश्किल तमाम। जब तखरीबकार और दहशतगर्द जिनके कब्जे से बारूद भरी गाड़ियां बरामद होती हैं, जिनके खुदकुश हमलों के नतीजों में वो जनाब तबाही फैलती है, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की कमी काज़मी साहब, वो तो आपके अकाउंट में भी पैसे मिले ना। आपने कहा कि आपके अकाउंट में भी पैसे मिले, आपने कहा कि मेरे भाई के जरिए आए। कोई पैसे नहीं मिले। आज़म स्वाति ने तो कुरान उठा के बोला ना, जिसकी वजह से आपको अंदर डाल दिया कि मैं ये कुरान उठा के कहता हूं कि इधर करप्शन हुई है। नहीं, कुरान उठा के वो कहते तो हैं, लेकिन पैसे कहां मिले हैं? आपने अकाउंट के पैसों की बात की है, फॉरेन करेंसी अकाउंट का शोर मचाया गया। कोर्ट ने खुद रिलीज कर दिया ये कह के कि जी इसके अंदर इस दौरान एक पैसा जमा नहीं हुआ, इसका करप्शन से पैसे से कोई जमा नहीं हो, ताल्लुक नहीं हो सकता। वो मेरा सबसे बड़ा अकाउंट था, उसमें टोटल 22,000 पाउंड थे, जो तकरीबन 28-30 लाख रुपए के करीब बनते हैं। ये एक फेडरल मिनिस्टर का अकाउंट है। और दूसरा अकाउंट यहां पार्लियामेंट हाउस में जो सब MNAs का खुलता है वो मेरा था, जिसके अंदर इन्होंने हाईलाइट किया, न्यूज ब्रेक की कि जी 1 करोड़ 14 लाख रुपए ट्रेस आउट हो गए करप्शन के। मजे की बात यह है कि उस बैंक में बैलेंस 2,72,000 था, पैसे 2,72,000 पड़े हैं। 1 करोड़ 14 लाख रुपए 3 साल में टोटल ट्रांजैक्शन हुई थी। मेरी तनख्वाहों के जो बिल हैं, मेरे TADA के जो बिल हैं, मेरे मेडिकल के जो बिल हैं, और उसके अलावा जो थोड़ी बहुत प्राइवेट ट्रांजैक्शन होगी थोड़ी बहुत, ये 3 साल में टोटल ट्रांजैक्शन 1 करोड़ 14 लाख की इन्होंने हाईलाइट की कि जी 1 करोड़ करप्शन के पैसे ट्रेस आउट हो गए। इस तरह तो मुझे फंसाया गया। मेरे बैंक अकाउंट से तो कोई एक पैसा नहीं निकला। आजम सवाती ने जो कुरान उठा के जो बयान दिया था, जी किसने फंसाया आपको? कम से कम 2 जगह आपने कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। आजम सवाती के कुरान उठाने के बयान का जो जिक्र किया आपने, जरा उसकी हकीकत भी सुन लीजिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुरान उठा के ये बयान दिया कि जी मुझे वजारत मजहबी उमूर के सेक्रेटरी ने बताया था कि उनको राव शकील से पहले जो DG हज थे शाहिद खान, जो आजकल पंजाब में होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया था कि हामिद सईद काज़मी ने 50 रियाल फी हाजी कमीशन मांगा है करप्शन की मांग में। बिल्कुल, मगर वो इल्जाम ये था, मगर सेक्रेटरी तो मुकर गए, सेक्रेटरी तो मुकर गए। नहीं, जरा सोचिए, ये भी नहीं कहा कि करप्शन कमीशन लिया है, ये इल्जाम भी ये था कि कमीशन मांगा है। और जब शाहिद खान से वहां सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स अदालत में मौजूद थे, उन्होंने कह दिया कि जी मैंने ये बात नहीं कही इनसे, लेकिन उसके बावजूद FIA की टीम गई शाहिद खान के पास, उनसे बयान लिया। उनका तहरीरी बयान सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल जनवरी में जमा करा दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि हामिद सईद काज़मी ने कभी मुझसे कोई माली तकाजा नहीं किया। तो आजम सवाती जिन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया था, वो तो मेरे वारंट इशू होने से पहले झूठे साबित हो चुके थे। बल्कि मजे की बात यह है, अभी मैं जफर शाह साहब को बता रहा था कि आजम सवाती तो मेरे खिलाफ गवाहों में भी शामिल नहीं है, उनका बयान मेरे खिलाफ चालान का हिस्सा नहीं है। बताइए मैं किसका गिरबान पकड़ूं? मगर एक बात, अगर आप इजाजत दीजिए, बुरा ना मनाइएगा काज़मी साहब, क्या हमारे मुल्क का यही अलमिया नहीं है कि आप जैसे लोग जो इतना सफ़र भी करते हैं, जो बकौल आपके कि आप मासूम हैं, इतना कुछ बर्दाश्त भी करते हैं, इस सिस्टम के हाथों 1 साल 5 महीने अपनी ज़िंदगी के गवा देते हैं, आप अंदर बैठ के फिर भी गौर नहीं करते कि मुझ में या राजा परवेज अशरफ या मखदूम अमीन फ़हीम में क्या फ़र्क है? देखिए जी, बात यह है कि यहां पर जैसे अभी एक दोस्त बात कर रहे थे कि यहां पर अशराफिया को कुछ नहीं कहा जाता, उसमें उन्होंने मेरा नाम भी डाल दिया। अब मुझे नहीं पता कि अशराफिया की आपके नजदीक डेफिनेशन क्या है। अगर आप अशराफिया को आप नापते हैं मालो दौलत के पैमाने से,
तो मेरे तो टोटल बैंक अकाउंट सामने आ गए हैं। एक बैंक अकाउंट में 2,72,000 रुपए, एक में 5,37,000 रुपए और एक वो 22,000 पाउंड का। टोटल मेरे ये अकाउंट हैं। मेरी जमीनी जायदादें नहीं है, मैं कोई जागीरदार नहीं हूं, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूं, बिजनेसमैन नहीं हूं। अगर कोई मखदूम होने के हवाले से तो मेरा वो ऐसा पस मंजर भी नहीं है। हाँ, खानदानी वजाहत और शराफत जरूर है। बुजुर्गों की जूतियों के सदक़े में मुझे इज्जत मिली है, उसी के सदक़े में मैं यहां पे पहुंचा हूं। और ये भी मैं अर्ज करता चलूं, मेरी सफाई पेश करने वाले पहली शख्सियत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे, जिन्होंने ऑन एयर कहा था कि हामिद सईद काज़मी की बेगुनाही की कसम खाने के लिए आप कहें तो मैं आग में हाथ डालकर और खाने काबा मस्जिद नबवी में खड़े होकर हामिद सईद काज़मी क्यों नहीं अपनी पार्टी के बड़े बड़े मगरमच्छों के खिलाफ बोलने की जुर्रत रखता? मेरा तो सवाल आज ये है, मैं तो ये नहीं समझ, बारीक जुर्रत नहीं है, क्या बात है? बड़ी सीधी काज़मी साहब, आप जानते हैं, मतलब ये कि मैं तो आपका देखिए ना, आपका केस, मुझे आपके केस में झलक मुझे राजा परवेज अशरफ की नजर आती है। वो भी वफाकी वजीर थे, उनकी मिनिस्ट्री में भी करप्शन हुई, वो उनका भी केस आज पेंडिंग है नैब में, आपका भी केस आज FIA में पेंडिंग है। आप जो है जेल में सड़ रहे हैं, वो इस मुल्क के वजीर आजम है। मुझे बस ये लॉजिक समझा दीजिए सो आई कैन मूव ऑन। देखिए, मैं लॉजिक नहीं समझा सकता। मैं तो कह रहा हूं कि मैं अगर अब नहीं बोल रहा, आप मुझे इल्जाम दे रही हैं मैं डर रहा हूं, फलां हूं, ये तो बिल्कुल बेतुकी बात इसलिए है कि मैं तो मुसलसल ये कह रहा हूं कि मुझ पर इल्जाम लगाने वाले बगैर सबूत के इल्जाम लगाते रहे, लेकिन अब मैं बगैर सबूत के किसी के खिलाफ कैसे बोल सकता हूं? जो मुझे शिकायत है सारी दुनिया से, वही शिकायत फिर मुझसे सारी दुनिया को होगी। मैं मीडिया से नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं, मीडिया पे करिए, 100 बार कीजिए, मगर पहले ये सोचिए कि आपके खिलाफ कार्रवाई करने वाली आपकी अपनी हुकूमत थी। मैं ये जानना चाह रही हूं क्यों की। मैं अर्ज करूंगा कि मैं यही कह रहा हूं ना कि आप जो कहती हैं, ये तो सवाल मैं करूंगा। मुझे अपनी हुकूमत से ये जो आप बात कर रही हैं, मुझे इससे हटकर कुछ शिकायतें ऐसी जरूर हैं जिनका उनके पास गालबन कोई जवाब नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मुझ पर इल्जाम लगाने वाला जो सफीर था पाकिस्तान का सऊदिया में, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मुलाजिम था। उसने जब मुझ पर इल्जाम लगाया तो उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल क्यों नहीं की गई, जब उसका झूठा होना ब्लैक एंड व्हाइट में साबित हुआ। काज़मी साहब, सवाल मैं इसका जवाब दे देता हूं आपको। मैं उनके मुंह से सुनना चाह रही हूं, आपके खिलाफ साजिश किसने की और क्यों की? मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं तो ये कह रहा हूं ना कि जब देखिए ना, मेरे खिलाफ साजिश का जहां तक अगर आप कहें कि हुकूमत ने की, तो इससे हुकूमत की क्या नेकनामी हुई? जब करप्शन की बात होती है, जो भी मेरे मुखालिफ हैं, चाहे वो मसलक और मजहब की बुनियाद पर मेरे मुखालिफ हों या सियासत की वजह से हो या जाती, मुझे तो आपका सारे दस्तावेज पढ़ के लगा कि इशारे शायद अदालती निजाम पे हैं, अदालत पे हैं। तो मैं तो सुनना चाह रही हूँ भी आप किसको कसूरवार ठहराते हैं? आपने 2 दफा कहा है कि साजिश हुई है मेरे खिलाफ। अदालती हवाले से मैं देखिए, मेरा केस है अदालत में। मैं अगर कुछ ज्यादा बोलूं तो गोया यूं कहिए कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारूंगा। लेकिन यहां पर जफर अली शाह साहब अल्लाह के फल से बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, कानूनदान हैं। मेरी गुजारिश है कि अज खुद नोटिस जो है, इसकी फिलॉसफी क्या है, ये किस लिए लिया जा सकता है और कौन लेता है? अज खुद नोटिस मेरे ख्याल में, मैं ये समझता हूं कि ये एक तवज्जो दिलाओ नोटिस होता है जब कोई खराबी हो, शोर मचे और जो मुताल्लिका महकमे हैं वो खामोश बैठे हों, कोई कार्रवाई न हो रही हो, तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आती है कि भाई आप इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते। वो एक तवज्जो दिलाओ नोटिस होता है, और जब मुताल्लिका महकमा या इदारा या अदालत वो ले उसका नोटिस, तो अज खुद नोटिस और ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। लेकिन हज करप्शन केस का मामला यह है कि अभी तक, यानी 2.25 साल गुजरने के बावजूद अब तक अज खुद नोटिस खत्म नहीं किया जा सका। और दूसरी बात यह कि अज खुद नोटिस लेना बेशक अदालत का हक है, मैं इसका इनकार नहीं कर सकता, यह हक है अदालत का। लेकिन जो 80,000 केस अदालत में पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका फैसला करना अदालत की ड्यूटी है। तो अदालत ड्यूटी और हक में कम से कम तमीज करे। प्रॉब्लम पब्लिक प्रेशर की थी। जो हाजी वहां पे ख्वार हुए, जब शोर गुल उठा, मीडिया ने उठाया, दिखाया, तो हुकूमत को कुछ तो करना था। और हुकूमत करप्शन करती है और अरबों रुपए की करप्शन है। मैं नहीं कह सकता कि काज़मी साहब उसमें मुलव्वस हैं या नहीं है, लेकिन ये हुकूमत जो है ये अपने वजीरों के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार नहीं है। सबसे पहले तो जरदारी साहब को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एक खत नहीं लिखा जा रहा, $60 मिलियन का सबको इल्म है, जिस वजह से आज कौम अजाब में मुब्तला है। वजीर आजम जो है घर भेजे जा रहे हैं,
मामला हुकूमत का चल नहीं रहा। इसी तरह बाकी भी आप देख लीजिए, जब चौधरी बरादरान मुनीस इलाही साहब फंस गए तो हुकूमत के साथ जाके मिल गए तो उनका भी केस ख़त्म हो गया। मूसा गिलानी साहब के केस पे कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, अरसलान साहब के केस में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। लेकिन इसका हल ये है कि जो आपकी है ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे मसलन नैब है, इसको इंडिपेंडेंट इदारा बनना पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। ये हर एक के वेस्टेड इंटरेस्ट हमें हर जगह क्यों नजर आते हैं? देखिए, मुनीस इलाही का केस था, जफर कुरैशी के ऊपर एतमाद नहीं था, शोर मचा, उन्हीं को रखा गया, फिर भी हमने देखा। अब अरसलान इफ्तिखार का केस है, वो नैब की तफ्तीशी टीम के ऊपर भरोसा नहीं करते, उसको तब्दील किया जा रहा है, वो सब कुछ स्टैंड स्टिल पे। हर कोई जब आके हर इदारे पे सवाल उठाएगा। अब्दुल कादिर गिलानी का केस आया, FIA स्टैंड स्टिल पे आ गई। ANF का केस आया, उसके अंदर वजीर आजम तब गिलानी साहब थे, उधर ब्यूरोक्रेसी को तब्दील करने शुरू हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि हर चीज का एक शॉर्टकट है हमारे मुल्क में टू गेट आउट। बेसिकली तो गवर्नेंस का इशू है ना जी, रूल ऑफ लॉ का इशू है, उस तरफ आते नहीं है। नैब को इंडिपेंडेंट इदारा होना चाहिए, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि वो हुकूमत का भी और ऑपोजिशन का भी बराबर की। चेयरमैन फसी बुखारी को और अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर के ऊपर अरसलान इफ्तिखार के वकील ने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि ये दोनों जो है मलिक रियाज के लोग हैं। बिल्कुल, वो जरदारी साहब ने लगाया और जरदारी साहब ने लॉन्च किया मलिक रियाज साहब को, तो वो उनको तो एतबार नहीं होगा। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी डू। The only way is now to hold free and fair elections, let an honest government come और आके एक नैब को इंडिपेंडेंट इदारा आप नहीं मानते, वो लटका चला गया है, तो एक ऑटोनमस इंडिपेंडेंट बॉडी के नाम की थी या कोई इदारा है ही नहीं इस मुल्क में अभी। देखिए जी, हम तो सिर्फ वही बातें नहीं मानते जो असूल की बातें हैं, और एक मिनट के लिए हमें छोड़ दे, वी आर नॉट रूलिंग पार्टी, वी आर नॉट इन मेजॉरिटी, हम तो अपोजिशन में हैं। तो अगर ये समझते हैं कोई बहुत अच्छा किस्म का, बड़ा पवित्र किस्म का इन्होंने कोई कानून ड्राफ्ट किया हुआ है एहतसाब का, जो पिछले अब 4.5 साल हो गए हैं और 2-4 महीने रह गए हैं इनके, तो उस कानून को इन्होंने क्यों नहीं बनाया? वो क्यों नहीं बनाते एहतसाब का कानून? इसलिए कि एहतसाब के उस जाल में सबसे ज्यादा जो लोग हैं, सबसे ज्यादा बटेरे, जो करप्ट बटेरे हैं, वो इनके हैं, इनके अपने हैं। वरना इस वक्त तक कितना मुश्किल है कि एहतसाब का कानून नहीं बन सकता या पास हो सकता है। बाकी सारी बातें हो सकती हैं। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कानून बनाया था, वो इन्होंने 15 मिनट में बना लिया, और जो करप्शन को और इसको पर छोड़ दे, जो अपनी मर्जी का ये समझते हैं। नहीं, इल्जाम तो आप पे ये भी आता है शाह जी। मैंने नैब के साबिक चेयरमैन शाहिद अजीज साहब, जनरल साहब को इंटरव्यू किया था, बड़े सालों बाद उनका पहला इंटरव्यू था। उन्होंने पहला जो इंकशाफ किया वो ये किया कि इतने बड़े फाइल और डब्बे जो पड़े हैं वो मियां नवाज शरीफ के भी पड़े हैं करप्शन के, जिनको मुशर्रफ ने हॉल्ट कराया हुआ था, रोका हुआ था, उसके बाद इस गवर्नमेंट ने भी आके रोका हुआ है, और अब आई थिंक रहमान मलिक साहब ने हल्की सी उसकी लिड उठाना शुरू की है, तो फिर शोर मचने शुरू हो गया। यहाँ इंसाफ शायद हमारे बड़े बड़े लोगों को शायद इंसाफ सूट नहीं करेगा, एहतसाब के नाम से वो कांपेंगे। मार बीबी, मैं यहीं पर ये बात अर्ज करता चलूं, अगर शाहिद अजीज जिसका तलक आर्म फोर्सेस था, और जो मार्शल लॉ है वो जो एब्सोल्यूट पावर उसके पास होती है, और मुशर्रफ से बड़ा मुखालफ मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई नहीं था, तो मुशर्रफ साहब को या शाहिद अजीज साहब को किसने मना किया हुआ था? नहीं, शाहजी मुशर्रफ के साथ ही आप डील करके गए थे ना बाहर, वो भी तो इल्जाम मुशर्रफ पे ही लगा रहा है कि मुशर्रफ ने उसे रोका हुआ था कि शरीफ बरादरान के खिलाफ अभी केसेस नहीं खोलने, वो भी डील का हिस्सा था। मुशर्रफ क्या चचाजाद भाई लगता है मियां नवाज शरीफ साहब का? उसकी हुकूमत का तख्ता लुट के उन्होंने परे फेंक दिया, पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया, और मेहरबान इतना हो गया कि जनाब केस ना खोलो। भाई कमाल बात है। इसका मतलब है ये कि ये बजाते खुद जो भी पावर आती है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, और वो खुद करप्ट होते हैं। यही तो प्रॉब्लम है आज इस मुल्क में, किसका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। देखिए शाह साहब, माजरत के साथ, जब मुशर्रफ साहब के साथ डील हुई मियां नवाज शरीफ साहब की, जो देखिए वो रिटर्न डील है जी, सबको इल्म है, सबने देखी है। जब ये सऊदी अरेबिया गए थे तो डील का एक हिस्सा था कि उन पे केसेस नहीं चलाए जाएंगे,
6 केसेस नैब के पेंडिंग हैं, नैब में पेंडिंग है मियां साहब के। ये हुकूमत भी नहीं चला रही, क्योंकि देखिए मेरी बात सुन ले, अब शाह साहब मेरी बात सुन ले। बिल्कुल ये आप और पीपल्स पार्टी मिले हुए हैं, 3.5 साल तो आपने मिलकर हुकूमत की पंजाब में। अब आप कह रहे हैं जी आप हुकूमत नहीं कर रहे, 60% पाकिस्तान पे तो आपकी हुकूमत है, आपकी पार्टी की हुकूमत है। तो ये सारी देखिए ये सारी नूरा कुश्ती जो है अब ज्यादा नहीं चलेगी, और अब लोगों को भी समझ आ गई है कि सारा ये मुख मुका हुआ है। बहरहाल अब एहतसाब इस मुल्क में लाजमी करना पड़ेगा। खान साहब कैसे देखिए हमारी पार्टी ने शुरू किया है, बताएं कौन से इदारे को कैसे फिक्स करेंगे? हमारी पार्टी ने शुरू किया है कि हमारे जो 15 टॉप के लीडर हैं सबके असासे जो हैं हमने नेट पे डाल दिए हैं, और लोगों से कहा कि चैलेंज करें, अगर कोई गलत साबित होगा हम पार्टी से निकाल देंगे और एक्शन लेंगे। आपको भी चाहिए, आप भी अपनी पार्टी के जो लीडर हैं सबसे कहिए कि अपने असासे अब नेट पे डालें, लोगों को चैलेंज करने दें, पता लग जाएगा। और दूसरी बात यह है कि नैब का इदारा जो है इसको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। 4.5 साल आप भी तो असेंबली में बैठे रहे ना, 4.5 साल से आपके नैब का कानून का अकाउंटेबिलिटी के कानूनी नहीं बना पा रहे, क्योंकि आप पार्टी 3.5 साल तो आप पार्टनर है इस हुकूमत के। लोगों को मिसगाइड ना करें, ये तो बताएं लोगों को हम इसमें इख्तिलाफ में हैं, हमारी इतनी वोटें नहीं है, अगर वोटें हमारे पास हो तो हम इन करप्ट लोगों का तख्ता उलट दें। तो 3.5 साल तो आप वोट हम लोग कॉन्फिडेंस करके घर में भेज दें इनको। 3.5 साल मेजॉरिटी वाले कानून बनाया करते हैं। नहीं सर, मिस गाइड क्या 3.5 साल आपने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पंजाब में हुकूमत किया या नहीं की है? हमने आपके हुकूमत में पार्टनर थे या नहीं थे? वो अपनी रियायत के तौर पर उन्होंने हुकूमत, हमने किसी के साथ मिलकर आपने सारी बारियों की एग्रीमेंट की कि एक बारी हमारी, एक बारी उनकी पता नहीं ये कहां से खाब आ गई पीटीआई को कि बारियों की खाब आ गई, और इसीलिए बहुत देर से कह रहे हैं दोनों पार्टियों लगी हुई है और नहीं चलेगी ये किसकी बारी कब आएगी। मगर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस अवाम की बारी कब आएगी, इसके जो सरकारी खजाने से जो पैसा लूटा जाता है बड़े बड़ों का, उनकी औलाद लूटती चली जाती है, लगता है विरसे में भी उनको यह हक मिलता है मजीद और लूटने का। इसके ऊपर कौन आके काबू पाएगा, किस तरह पाएगा, मैं ये नहीं अभी तक समझ पा रही, बिकॉज हमारे पास इस मुल्क में अभी तक एक मिसाल नहीं है जिसको हम कोट कर सकें कि ये देखो इसने करप्शन की या फलां के बेटे ने की, या ये बहुत बाअसर आदमी है, शख्सियत है, और ये देखें जेल के पीछे, ये देखें इनकी मिसाल बना दी गई है, इतनी रिकवरी है। मुझे ये अभी तक इस मुल्क में नहीं समझ आ रही। मखदूम अमीन फ़हीम, मैं आपकी जानिब आती हूँ काज़मी साहब, मखदूम अमीन फ़हीम साहब से पैसे रिकवर कर लिए गए हैं, वो कल किस हैसियत से सुप्रीम कोर्ट गए वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की हौसला अफजाई करने, कैसे? देखिए बात यह है कि मखदूम साहब से जहां तक मेरी बात हुई थी तो उन्होंने, जहां तक याद पड़ता है मुझे, अब जाहिर है कि इन मामलात में मैं दूसरों के तुझको पराई क्या पड़ी अपनी न बेड़ तू, मैं जिस मुश्किल में खुद फंसा हुआ हूं किसी और को क्या खखोड़ूंगा। तो उन्होंने जो मुझे बताया था कि जो कोई प्रॉपर्टी बेची गई थी और वहां से कोई ट्रांजैक्शन आई थी या कोई ऐसी बात थी, लेकिन यहाँ जो 2 बातें हुई हैं उसमें जरा 2 बातों की मैं वजाहत करता चलूं। एक तो ये कि बार बार ये बात 2 दफा रिपीट की गई कि जी वो 2010 में वो 25,000 हाजी जो हैं वो बिल्कुल रूल गए और खराब हुए और वो करप्शन की वजह से। सवाल ये है मेरी, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वो 25,000 हाजी बहुत ज्यादा परेशान हुए, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और इसका मैंने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन उन्हीं 25,000 हाजियों के लिए सऊदी हुकूमत ने तकरीबन 14 करोड़ रुपए हमें कंपेंसेशन में वापस किए। और बकौल आपके तो सऊदी हुकूमत की ही गलती थी ना? बकौल मेरे क्या मतलब, ये आप फिर मेरे खाते में, मेरे गले में आप भी फिट कर दीजिए, आपकी मर्जी की बात है। मतलब ये कि मैं तो ये कह रहा हूं कि जब सऊदी हुकूमत कंपेंसेट कर रही है तो ये तो एक एक्नॉलेजमेंट तो है ना कि इसमें कसूर मेरा नहीं था। जब यानी कि ना आपका था, ना राव शकील का था, ना किसी और का था, ना किसी एडिशनल सेक्रेटरी का था। काज़मी साहब जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ हज की, काज़मी साहब एक सेकंड सर जी, देखिए जो जिम्मेदारी है हाजियों की, मैंने पहले कहा कि मुझ पर आपने नहीं लगाया, मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारी तो ठीक है, इतने अरसे से मार रही है, सारी दुनिया मार रही है, आप भी मार लीजिए जिम्मेदारी, लेकिन अगर मेरी बात सुननी है, मेरा जवाब सुनना है तो मेरा जवाब सुन लीजिए। अब आप जिम्मेदारी से तो ना भागिए ना, जिम्मेदारी आपकी थी।
नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं जिम्मेदारी निभाने की बात है ना, तो जिम्मेदारी निभाने के लिए तो मैं गया था वहां पे मैंने जब देखा कि हाजियों के साथ ये जुल्म हुआ है तो मैं खुद खैमों में गया, मैं सऊदी हुक्काम को लेके गया, उनको दिखाया और उनको दिखाकर उनसे एक्नॉलेज करवाया और तभी जाकर उन्हें कंपेंसेशन दी थी। जाहिर है अब सारी दुनिया जानती है कि मीना में, अगर आपने कहा कि आप इतने अरसा वहां पे सऊदिया में रहे हैं, तो क्या आपको नहीं पता कि मीना में दुनिया की कोई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सऊदी हुकूमत का अमल दखल है, वहां पर कोई हुकूमत कुछ कर ही नहीं सकती। हम सिर्फ पैकेज तय करते हैं, जब उस पैकेज के मुताबिक फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी तो फिर यह भी तारीख में पहली बार हुआ कि हमने कंप्लेंट की और उस पर कंपेंसेशन ली, जिस पर मुझे शाबाश मिलनी चाहिए थी, मुझे कोई थपकी देता है, अप्रिशिएट करता, उस पर मुझे आज तक कंडेम किया जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती। दूसरी बात, सऊदी शहजादे के खत की जरा मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूं। सऊदी शहजादे का खत बुनियादी तौर पर मेरे नाम था, मेरे पास इस वक्त यहां मौजूद है, अगर आप चाहें तो आप अपने कैमरामैन से कहें कि उसको जरा हाईलाइट करें। बेसिकली वो खत मेरे नाम था जिसमें शिकायत की गई थी कि यहां पर जो हायरिंग कमेटी है वो यहां पर ये करप्शन कर रही है, उनके खिलाफ एक्शन लें, और उसकी एक कॉपी उन्होंने चीफ जस्टिस को भी भेजी। अब जो खत असल में मेरे नाम है और मुझसे कहा जा रहा है कि मैं एक्शन लूं, उस खत की बुनियाद पर सारी दुनिया मुझे इल्जाम दे रही हो तो मैं क्या करूं? यही तो बात है। तो आपने क्या एक्शन लिया उस खत पे? आपने क्या एक्शन लिया उन अफसरों को पकड़ने का जिनकी वजह से ये सारा मामला हुआ? शहाबुद्दीन साहब, जनाब वो खत तो मुझे उस वक्त मिला जब मैं वहां हज से वापस आया हूं, मुझे उस वक्त वो खत मिला है, और उन अफसरों के खिलाफ वो उसमें जो शिकायत की गई थी वो सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स के खिलाफ की गई थी। सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स का इस तमाम केस में कहीं जिक्र ही नहीं, हालांकि दुनिया जानती है कि किसी भी वजारत का असल जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है वो उसका सेक्रेटरी होता है, लेकिन माशाल्लाह उनका कहीं जिक्र ही नहीं है। कोई हज करने गए थे एक जज साहब, कोई प्रोटोकॉल का इशू था, उनको नहीं मिला। वो जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब हर साल वो एक ग्रुप लेके जाते हैं, 25,000 हाजी जो डिसलोकेट हुए वहां पर जनाब, जिनको उनकी शराइत के मुताबिक पैकेज के मुताबिक फैसिलिटीज नहीं मिली, उसके अंदर इत्तेफाक से उनका ग्रुप भी शामिल था, जहां पे उनका 5-7 करोड़ का सुना है कि वो लगता है सीजन, हज सीजन, तो उनको बहुत तकलीफ हुई और इस बुनियाद पर उन्होंने ये अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी तस्कीन के लिए कि जी तुम्हें जो भी तकलीफ पहुंच रही है ये वजीर मजहबी उमूर की वजह से पहुंच रही है और जनाब मैं उनसे भुगत लूंगा और उनको देख लूंगा और उनको। तो जब मैं वापिस आया तो वो खुद जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे नहीं, एक बात की वजाहत कीजिए ना, एक थोड़ी सी गलत बयानी हम जरा अवॉइड कर लेते हैं। एक बात मुझे जाती तौर पे पता है, वो क्लाइंट्स को नहीं लेके जाते, वो दोस्तों को, फैमिली को लेके जाते हैं अपनी, जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। जी मैंने क्लाइंट उस हवाले से बात नहीं की थी, मैंने कहा था जिनको यानी हज के लिए वो एंगेज करते हैं उस हवाले से, अगर ये लफ्ज उस मानों में लिया जाता है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं उसको विड्रॉ करता हूं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब वो वापिस आए तो जब वो इस लार्जर बेंच का हिस्सा थे तो वहां पैनल में बैठ के वो कह रहे हो कि जी मीना में हाजियों के साथ ये जुल्म हुआ, वो हुआ, मैं खुद गवाह हूं, मैंने खुद देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो तंग आके मैंने फिर तकरीर में कहा था कि मेरे नसीब कि मेरा किस्मत का फैसला वो करेंगे जिनको ये भी नहीं पता कि अगर आप जज हैं तो गवाह नहीं हो सकते और गवाह हैं तो जज। मगर मुझे एक बात, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मगर मुझे एक बड़ी ताज्जुब की बात लगती है एहसन साहब के सारा मलबा अदालती निजाम पे भी है, जो बाय द वे जो बेहतरीन नहीं है, लोअर कोर्ट्स में जो हो रहा है वो भी हम सबके सामने है। मगर आजकल मलबा इतना आसान हो गया है जज साहिबान पे भी गिराना, जबकि स्टैंडिंग कमेटीज भी गई, तफ्तीश करके आई, उन्होंने भी यही शोर मचाया आके। हमारे साथ बड़ी खराब बात तो ये कि ना कि आप अपनी हुकूमत के ऊपर जोर डालें, ना कि आप एहतसाब का कानून बनाएं, ना कि आप इस सिस्टम को जिम्मेदार ठहराएं, अभी भी शायद हम पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए बोलने के। या नहीं, मैं ये बताता चलूं, ये हर साल हाजी जब जाते हैं तो वापसी पर वो इसी तरह शिकायत करते हैं। मैंने ये चीज रिकॉर्ड पर है जो मैं कह रहा हूं, जरा गौर कीजिए कि मैंने ये सोचकर कि हाजी जब भी आते हैं हर साल वो शिकायत करते हैं कि जी वहां पर ये तकलीफ थी, बिल्डिंग्स इतनी खराब थी, फला था, तो वो वापसी पर शिकायत करते हैं। उस वक्त कोई फायदा नहीं होता, तो हमें इन द मीन वाइल जब बिल्डिंग्स हायर की जा रही हैं उस वक्त चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। तो हायरिंग रिव्यू कमेटी हम इसी में इंट्रोड्यूस की और उसमें वो 5 मेंबर्स सेनेटर्स और एमएनएस गए थे जिन्होंने आके रिपोर्ट दी थी और जिसकी बुनियाद पर ये सारा शोर मचा था। वो हायरिंग रिव्यू कमेटी उस साल हज पॉलिसी में हमने डाली थी, जिन्होंने आके रिपोर्ट दी थी। हम तो इंप्रूवमेंट चाहते थे ना, लेकिन उस रिपोर्ट की रोशनी में फौरन ही मुझ पर इस तरह मलबा डाला गया कि जनाब मैं कुछ कर ही नहीं सका। जी
जी देखिए, बीबी, मैं आपका प्रोग्राम खत्म होने वाला है, मैं एक बात आपकी इजाजत से करना चाहता हूँ। हमारी मिनिस्ट्री हज की और करप्शन है इसकी वजह, रूट कॉज करप्शन है, और पाकिस्तान की तबाही की भी वजह जो है वो करप्शन का कैंसर है। और एक ही हल है इसका कि एक नैब को इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस बनाया जाए। शाह जी, आप क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। मैं इत्तफाक करता हूं इस बात से कि ऑटोनमस बनाया जाए और उसको बड़े इख्तियारात दिए जाएं। मैं सिर्फ शाह साहब, काजमी साहब से आपके बिहाफ पर यह सिर्फ कहना चाहता हूं कि आप बेगुनाह भी हैं और यकीनन होंगे, तो आपकी अपनी हुकूमत, आपकी अपनी जमात, और जिस तरह आपने शुरू में ये कहा कि और बहुत सारे वजीर जो हैं मुलव्वस हैं लेकिन वो दंदना के फिर रहे हैं, कोई वजीर आज़म बन गया है, वो कोई क्या कर रहा है, तो ये क्या अमर माना था आपको कि आप अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज ना करते? अपने प्राइम मिनिस्टर जो अपने आपके शहर, आपके जिले का था, आपके सदर हैं, आपकी जमात है, कि आपने मुझ बेगुनाह को क्यों आपने मुलव्वस किया है? आज तक अपना एहतजाज आपने नहीं रिकॉर्ड कराया, और इस जमात को, इस हुकूमत को, जिसके अदारों ने आपको बेगुनाह बकौले आपके बेगुनाह फंसाया, और फंसाया बिल्कुल किया होगा उन्होंने, आपने ये आवाज क्यों नहीं उठाई इस जालिम हुकूमत के खिलाफ? ये दुआ शायद गलत ना होगी शाह जी, मेरा वक्त खत्म हो गया, कि अल्लाह काज़मी साहब पे भी रहम करे, हम पे भी रहम करे। जाते जाते सीने सहाफ़ी हैं हबीब अकरम साहब, उनके कॉलम की चंद बातें हैं ऐसी कि जो बड़ी दिल को छुई और आज के हवाले से बड़ी पर्टिनेंट भी हैं, मैंने कहा आपसे शेयर कर सकूं कि हम भी तो उसी अरब कबीले जैसे हैं कि जिसने एक मुर्गे को नजरअंदाज किया और अपनी इज्जत लुटवा बैठा। हमारी अदलिया वजीर आजम से फैसले पर अमल दरामद चाहती है, लेकिन तहसील और जिले की अदालतों में कानून का मुर्गा हर रोज ज़िबा होता है। हुकूमत का मुर्गा बुरी हुक्मरानी के भेंट चढ़ गया है। फौज के मुर्गे जनरल अयूब, याया, जिया और परवेज मुशर्रफ खा गए हैं। पुलिस का मुर्गा सियासत चुरा चुकी है और सियासतदानों के मुर्गे मुनाफकत के जंगल में गुम हो चुके हैं। हम सबको अपना अपना मुर्गा तलाश करना है, वरना। मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए। I'll see you all tomorrow. Good night. अल्लाह हाफिज़।